आज कार्बनिक विलय अभिकर्मक के अकार्बनिक संश्लेषण के अंदर जो अभिकर्मकों का अध्ययन किया जा रहा है उसमें आज हम देखेंगे आर्सेनिक अम्ल। ये आर्सेनिक अम्ल का फॉर्मूला है। आर्सेनिक की जो 4 संयोजकता होती है वो तो 4 ये एंगेज हो गई यहाँ पर, और ये 5वीं संयोजकता है। इसके साथ में किसी भी ग्रुप को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। आर्सेनिक OH OH डबल बॉन्ड O। आर ग्रुप यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है, एल्किल या फिनाइल। अगर यहाँ पर प्रोपिल ग्रुप लगा रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रोपिल आर्सेनिक अम्ल। अगर यहाँ पर फेनिल समूह लगाया जा रहा है तो ये हो जाएगा फेनिल और फिनाइल आर्सेनिक अम्ल। फिनाइल आर्सेनिक अम्ल स्पेशली जो एस्टिमेट करता है वह करता है ज़िरकोनियम को। ज़िरकोनियम के लिए यह स्पेसिफिक है। 2 परिभाषा हमने देखी, स्पेसिफिक और सेलेक्टिव। स्पेसिफिक के लिए तो यह बिल्कुल स्पेसिफिक होता है कि उसका निर्धारण यह पूर्णतया शुद्ध रूप से करता ही है और उसी के लिए बनाया गया है। और अगर इसके अंदर जो परिवर्तन कर लिया जाए, 3 परिवर्तन का अध्ययन हम करते हैं। pH परिवर्तन, ऑर्गेनिक समूह में, ये जैसे ऑर्गेनिक समूह है, इस ऑर्गेनिक समूह में किसी समूह का प्रतिस्थापन कर दिया जाए, और तीसरा मास्किंग। इन 3 को करके ज़िरकोनियम के अलावा यह आगे हम देखेंगे कि यह थोरियम और टिन को भी विश्लेषित कर सकता है। उसका भारात्मक आकलन किया जा सकता है। उसको वर्णमिति के द्वारा उनका जो कलर अवक्षेप बनेगा या कलर का जो विलयन बनेगा उसके आधार पर उनका वर्णमिति के द्वारा भी हम अध्ययन कर सकते हैं। फेनिल आर्सेनिक के साथ में जो संकुल बनेगा वह संकुल इस तरह से है। जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमेशा लिगेंड के रूप में काम में करते हैं, तो ये अणु इस तरह से बनेगा और ये हमारा ज़िरकोनियम इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। ऊपर भी दिख रहा है हमको, और आर्सेनेट के रूप में अगर हम देखें तो यह नीचे जो इसकी संरचना दे रखी है यह इस रूप में भी कार्य करता है। इस अभिकर्मक को जल के अंदर, क्योंकि अम्ल है तो ये जल के अंदर इसका विलयन बनता है, और 10% विलयन 100 ml के अंदर 10 ग्राम डाल करके 10% का ये विलयन बन जाएगा, और इस अभिकर्मक को काम में लिया जा सकता है। अब 5 इसकी जो उपयोगिता देखिए कि सबसे पहले तो ज़िरकोनियम के लिए बिंदु परीक्षण देगा कि इसका विशिष्ट कलर से इस ज़िरकोनियम को हम पहचान पाएंगे, और जब इसका pH में परिवर्तन करेंगे तो यह थोरियम को भी बिंदु परीक्षण में यह विश्लेषित कर सकता है, पता कर सकता है। उसके बाद में ज़िरकोनियम के लिए इस स्टोइकियोमेट्री के सहायता से इसका हम भारात्मक आकलन कर सकते हैं, और जो बीकर के अंदर उसका जो विशिष्ट कलर बनेगा, जितने आयन होंगे उतनी सांद्रता का कलर बनेगा, उसको हम वर्णमिति के द्वारा लिम्बर्स-बेयर्स लॉ के ग्राफ के सहायता से उसकी मात्रा का हम स्पष्ट पता कर सकते हैं। अब ये जो फेनिल आर्सेनिक एसिड है, अगर इस फेनिल आर्सेनिक एसिड को पर्याप्त अम्लीय मात्रा में यूज़ किया जाए तो यह टाइटेनियम और ज़िरकोनियम की उपस्थिति में टिन को भी
एस्टिमेट करके उसको पृथक कर सकता है, अवक्षेप बना करके उसको अलग कर सकता है। और अगर इस अभिकर्मक को एसिटिक अम्ल और अमोनियम एसीटेट का बफर डाला जाए तो इस बफर के अंदर यह जिरकोनियम जो स्पेसिफिक है उससे यह सेलेक्टिव हो जाता है और यह थोरियम का विश्लेषण भी यह बड़ी सुगमता से इसमें यह कर सकता है। ठीक है, अमोनियम बफर और इसके अंदर यह थोरियम का एस्टीमेट भी यह कर सकता है। ज़्यादातर इसका जो विश्लेषण है वह चतुसंयोजक धातुओं को यह एस्टीमेट कर सकता है। उसके अंदर जिरकोनियम के जो आसपास के सीरियम, हैफनियम, यूरेनियम, ये जो चार चार संयोजकता वाले सब्सटेंसेज हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जिरकोनियम, हैफनियम, टाइटेनियम, चतुसंयोजक को यह सक्षमता के साथ में अवक्षेपित करके उसका हमको परिणात्मक आकलन ये दे सकता है। ठीक है, और ये जो चार लवण हैं, ठीक है ना, इनके अविलय अवक्षेप बनते हैं। मतलब ये बनेंगे तो सही लेकिन ये विलयन के अंदर रहेंगे और जो अवक्षेप नीचे आएगा जिसका हमको भारात्मक आकलन करना है वह होता है जिरकोनियम। अगर इसके अंदर अशुद्धि के रूप में जिरकोनियम है तो यह सब तो विलयन के अंदर ही रहेंगे, लेकिन जिरकोनियम हमारा इनके अंदर से हम उसको पृथक करके उसका अवक्षेप प्राप्त कर सकते हैं। तो फेनिल आर्सेनिक एसिड स्पेसिफिक है जिरकोनियम के लिए और सेलेक्टिव हो जाता है यह थोरियम और टिन के लिए। ठीक है, थैंक यू।